मैं बता ऑन नहीं किया है छोटे, हो गया सर, सही में ऑन है ना। देखो एक लॉजिक की बात बताते हैं तुमको। जो न्यूटन थे उन्होंने बताया था, जानते हो क्या? सुनो, न्यूटन ने बोला था कि जो पिंड होता है, ठीक है ना, ध्यान समझिए, जितने यहाँ पे पिंड हैं, न्यूटन ने बताया था कि वो जो मूव करते हैं या चलते हैं या फिर जो भी उनके अंदर हरकत होती है, हलचल होती है, वो समय के अनुसार चलते हैं। याद रखिएगा, उन्होंने बोला था कि अगर 1 किलोमीटर चल रहा है सपोज दैट, या 1 मीटर चल रहा है, तो 1 मीटर 1 सेकेंड में, 1 घंटा 1 किलोमीटर 1 घंटे में, कुछ इससे ऐसे उन्होंने हिसाब बताया था। प्रत्येक जगह पूरे ब्रह्मांड की बात की थी न्यूटन ने। लेकिन एक जानते हैं, जब आइंस्टाइन आए थे, आइंस्टाइन ने इस चीज़ को गलत कर दिया। उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति जितना तेज दौड़ता है उसके उपरांत कंपैरिजन टू टाइम इज़ द वेरी स्लो, उसके लिए समय क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ये चीज़ जाके अपना आजमा लीजिएगा। जैसे कि आप चले जाइए होल के पास, होल समझ रहे हैं ना, ब्रह्मांड में है होल, ब्लैक होल जिसको कहते हैं आप वहाँ जाइए और उसका जो गतिविधि है बहुत स्पीड है। पृथ्वी के कंपैरिजन, पृथ्वी जो मूवमेंट है उसका, इसके कंपैरिजन उसका बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ आप मात्र 2 दिन बिता के आइएगा, आप अपने टाइम के हिसाब से 2 दिन बिता रहे हैं, पृथ्वी पे आइएगा तो कई सदी बीत जाएगी, जान लीजिए, कई वर्ष बीत जाएगा। इसलिए ये न्यूटन ने प्रूव कर दिया, अरे आइंस्टाइन ने प्रूव किया, उनको गलत साबित करके ये प्रूव करके दिखाया भी। चीता है, चीता को घड़ी दे दीजिएगा और टाइम उसको लगा दीजिएगा और उसका रनिंग का टाइम देखिए जाएगा और आप खड़े रहिएगा, अपना टाइम मिलाइएगा, आपके कंपैरिजन उसका टाइमिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी, आपका टाइम समय के साथ चल रहा है, आप स्थिर हैं, पृथ्वी के ऊपर डिपेंड है, वो पृथ्वी के ऊपर डिपेंड नहीं, हवा में बात कर रहा है वो, उसका टाइम बहुत आपके कम से कम 1-2 सेकंड का फर्क आएगा, देख लीजिएगा जाके, ठीक है। जिसको आप कहते हैं लग रहा है घड़ियाँ ख़राब है हमारी, फिर सेट करते हो बैठ के उसको, ये है, ये नेचर है, समय को भी मात दे देता है ना। तो इसको भी जानिए। चलिए बात आ रही केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर रासायनिक बलगतिकी की बात हो रही है, और रासायनिक बलगतिकी में मैंने कुछ चीज़ों को बता भी दिया था। जैसे आर्हेनियस का सिद्धांत को मैंने बताया था, याद आ रहा है? तो आर्हेनियस के सिद्धांत को पहले मैं थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ, है इंपॉर्टेंट, 1-2 नंबर में पूछता है आर्हेनियस का सिद्धांत। बात मत करिए, बात करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12th है। देखो 11th में जैसे आपकी क्लास चली होगी, आप खूब अच्छे जानते होगे, बहुत लो चली। एक्चुअल में जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन 12th में जो बच्चे रेगुलर हैं उनसे कंप्लीट सोचिए कि आपका 6 चैप्टर ऐसे नहीं कंप्लीट हुआ है, आप बिल्कुल टोटली न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट हो रहा है और बहुत अच्छे से क्लास चल रही है आपकी। बात समझ रहे हैं? एंड अदर कोचिंग के डिपेंडेंट कंपैरिजन अगर हम कहें तो उनसे 1-2 चैप्टर बस हम पीछे हैं, वो भी आप लोगों के ही वजह से पीछे हैं। रीज़न ये था कि अगर आप फरवरी में क्लास ज्वाइन कर लिए होते हैं तो काश ऐसा ही समय नहीं होता, कम से कम हमको लग रहा है कि 4 यूनिट ख़त्म हो गया होता है, 2 चैप्टर आगे होते हैं हम लोग, सबके साथ सबका विकास किया होता है। लेकिन आने में संख्या बस 3 या 4 थी और कुछ नहीं थी, उसको कई बार ऐसे करते करते पढ़ाया मैंने। तो चलिए कोई बात नहीं, आर्हेनियस के सिद्धांत का। लेकिन हाँ, सीरियस रहा करो भाई, सीरियस मोड में रहा करो, अपने आप को सीरियस रखो, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दो, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंस, इसके बाद फिर इंपॉर्टेंस कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है? आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है बताओ? कहता है ना कि जो आप रिएक्शन करा रहे हैं, जो वेलोसिटी जो आप अनुभव करते हैं, मतलब कि देखो रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की दर के बारे में डिटेल हम लेते हैं कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो कितने सेकंड में आपस में पूरा जुड़ जाती है, कितना समय, आधा घंटा, 1 घंटा, सेकंड में जुड़ते कि 1 घंटा लेता है। तो ये तो आपने अभिक्रिया की दर आप रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत पढ़ लिए। तो जो अभिक्रिया की दर से पहले उन्होंने बताया था, किसने? आर्हेनियस ने बोला कि जो ए और बी मिल रहे हैं, ए और बी जो अभिक्रिया कर रहा है, तो ए के जो पार्टिकल्स होंगे, ये अणु जो हैं, और बी के जो पार्टिकल्स हैं, वो प्रत्येक पार्टिकल आपस में टकराता है, और टकराएगा तभी जाके क्या होती है? अभिक्रिया चालू होगी होने। दूसरी चीज़ ये कहता है कि इसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि टकराए तो एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर दे?
मतलब उसकी अवस्था को क्या करते, खो दे। जैसे अगर ये सर्किल है तो मान लो कि अगर तुम नॉर्मल भी ऐसे कुछ माइंड में रखो कि 2 बूंद पानी का अगर ऐसे लेते हो, ऐसे टकराओगे तो पूरा ऐसे क्या हो जाएगा, अपनी अवस्था खोता है। तो ये अवस्था खो देना चाहिए, मतलब कि दोनों की अवस्थाएं मतलब एक नया प्रोडक्ट के लिए क्लियर होना चाहिए। मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि या C+D या तो फिर C मान लो। तो प्रत्येक पार्टिकल्स आपस में टकरा के एक दूसरे की अवस्था को खो दे। तीसरा कंडीशन ये कि इनका दिशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। टकराने की दिशा बिल्कुल क्या होनी चाहिए, निश्चित। टकराना तो है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे तरबूज को आप चाकू के ऊपर तो फेंक नहीं सकते हैं काटने के लिए, काटना तो तरबूज को ही है, लेकिन काटने का दिशा होना चाहिए। तरबूज हमेशा कितना नीचे नीचे रहता है और आप अपने हाथ से उसको ऐसे पकड़ के काटते हो। तो यही कुछ इन्होंने बताया था, 2-3 पॉइंट बताया था। बात क्लियर ना, यही आर्हीनियस का सिद्धांत है। आप लेके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों का। अब बात आती है, मैंने एक और चीज़ बताया था, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा मैंने बताया था, तो देहली ऊर्जा को मैंने बताया था क्या, तो कहने का मतलब है कि ना कि जो इसके पास ऊर्जा होता है, जो इसके पास अपनी ऊर्जा, जो अपनी कैपेसिटी है, उससे अपना काम चालू कर देता है। ठीक है ना, प्रक्रिया थोड़ी बड़ी चालू हो जाती है। जैसे आपस में टकराता है तो धीरे धीरे उसकी अवस्था खोती होगी। अब आप टेम्परेचर अधिक से बढ़ा देंगे, मतलब वाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तब हो सकता है कि अवस्था बहुत तेज़ी से खो जाए। लेकिन कहता है कि देहली ऊर्जा उसको कहते हैं जो कि कणों के खुद स्वयं जो ऊर्जा होती है कणों के पास, पार्टिकल के पास, पदार्थों के, उसी को देहली ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि मुझे क्लास अटेंड करना है, तब तक मैंने, आप स्कूल में या क्लास में एक मॉनिटर अप्लाई किए रहते हैं कि चल के थोड़ा सा कम से कम भैया संभालो, कहो कि सर आ रहे हैं, तब तक तुमको कुछ उस पर प्रेजेंटेशन या फिर हाजिरी वगैरह अगर लेना है, अटेंडेंस वगैरह, तब तक काम चलो, मतलब क्लास स्टार्ट हो गया आपका। तो जो उसके पास कैपेसिटी थी, उस मॉनिटर के पास जो क्षमता था, वो क्या किया, तब तक अपना संभाला, उस कैपेसिटी से स्टार्ट कर दिया वर्क वगैरह। लेकिन जब मैंने आया तो उस अभिक्रिया को क्या किया, पूर्ण उस क्लास को पूरा कंप्लीट करके चला गया। तो वही चीज़ होता है कि आप जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी आप इस पे अप्लाई करते हैं, तब जाके अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न होती है। नहीं तो छोड़ दोगे तो क्या होगा, धीरे 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 अपना वर्क करता रहेगा। जैसे होता है, देखिए आप किसी पाउडर को पानी के अंदर मिला रख दीजिए, ऐसे डाल दीजिए, पानी है, पानी में पाउडर रख दो, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये है कि रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा। रात बिरात होगी तो फिर भी अब वो पूरी तरीके से मिला नहीं रहेगा। आप क्या करते हैं, डंडा उठाइए या फिर कोई आप ऐसा कोई कांच का छड़ लीजिए और उसको ऐसे मिलाइए, तब जाके अभी क्या होती है, संपन्न होती है ना। उसमें भी क्लियर नहीं होता है तो तुम आप क्या करते हैं, उसको हिट करते हो। जैसे सपोज दैट एक होता है, आता है सल्फाक्स होता है ना, सल्फाक्स मिलता है ना, वो जो ब्लू कलर का होता है, दाना दाना। आप क्या करते हैं, उसको पानी में बिल्कुल उबालते हैं ना। अब पानी में उबाल के तो उसको जब धोइएगा, जब हाथ से उसको पूरा ऐसे करते हैं तो क्या होता है, सल्फाक्सी होता है ना, वो क्या होता है, दानादार ब्लू ब्लू कलर का, उसको क्या कहते हैं, ब्लू ब्लू कलर का होता है। नहीं, एक ब्लू कलर का होता है जो कि हम कब यूज करते हैं, जैसे कि बेहन वगैरह अगर धान की है, नहीं धान का बेहन है तो आप उसमें छिड़काव करते हैं ऐसे। यूरिया नहीं, वो तो वाइट होता है, डाई तो ब्लैक होता है, ये ब्लू कलर का दाना दाना भर होता है। और गोभी उसको जब धुलेंगे आप तो प्रत्येक जगह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर शीशा होता है, याद रखिएगा। अगर उसको खा लेगा तो पूरी नसें उसकी निचोड़ के फाड़ के ख़त्म कर देता है। और लोग कभी कभी उसका यूज भी करते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं तो उसका यूज करते हैं, लेकिन मात्र चंद सेकेंड, ज़्यादा नहीं, चंद सेकेंड, बहुत नॉर्मल देगा, तात्क्षणिक समय देता है वो, बाकी कब क्या काम ख़त्म। लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल अंदर से ख़त्म कर देती है। पूरा ग्लास है उसके अंदर, तो एक्चुअल में माइंड में आ ही नहीं रहा कि वो क्या चीज़ है। सल्फाक्स की वैल्यू होती है, उसमें मात्रा होती है, लेकिन नाम थोड़ा सा डिफरेंट आता ही है। जैसे कि मान लो कि अगर आप बेहन डाल रहे हैं, गोभी का होता है ना, तो उसमें भी आप प्रयोग कर देते हैं कि जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। सल्फाक्सी होता है आई थिंक, लेकिन सल्फाक्स वो नहीं है, रियल में मात्राएं होती हैं, उसका नाम ही बड़ा अच्छा है, लेकिन छोड़ो। बात आ रही है देहली ऊर्जा की, तो बात वही है कि जैसे कि आप उसमें डालिएगा ना तो ब्लू कलर अपना छोड़ने लगता है, तो आप उसको बिल्कुल अगर मिलाने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर हीट करते हैं, गर्म पानी आप देते हो उसको, पानी को हीट करते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसकी अवस्था टोटली वो क्या होने लगती है, बिल्कुल वो शीशा जो होता है उसका अलग हो जाता है, और उसका जो प्रोटीन वगैरह जो होता है वो बिल्कुल उसमें क्या चला जाता है। और उसके लिए तो प्रोटीन ही कह सकते हैं, सब्जी वगैरह के लिए वो प्रोटीन का ही काम करेगा। ये चीज़ें होती हैं,
लेकिन है बहुत डेंजर, बहुत डेंजर है वो अगर आदमी सच में अगर कोई व्यक्ति खाता है उसको तो उसका चंद सेकेंडों में वो सांप तो 40 मिनट दे भी देता है, वो 40 मिनट नहीं, वो 40 सेकेंड के अंदर काम ख़त्म कर देगा आपका, ये चीज़ होती है। खैर अब एक चीज़ और बताया था, तो ये दहली ऊर्जा हो गया, बात आ रही समझ में ना। अब सेकेंड बात आती है क्या, जो आप टेम्परेचर देखे, जो मैं आया, देखो जब स्टार्टअप में आए कोई मॉनिटर और क्रिया चालू किया है, जो एनर्जी अपना लगा रहा है, थोड़ी थोड़ी काम कर रहा है, जो इसके अंदर पार्टिकल खुद का जो स्वयं का था उसको मैंने बोला दहली। अब एक और आता है, उसको क्या नाम है, ऊर्जा अवरोध। मतलब कि मैं एनर्जी को यहाँ पे बिल्कुल रिवॉल्व करता हूँ, मतलब यहाँ पे अवरोध करता हूँ, एनर्जी को रोकता हूँ और इसको क्या करता हूँ, टोटल कंप्लीट करके एक नया उत्पाद का निर्माण करता हूँ। तो मैं जब आया तो पूरी क्लास को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो यही जो ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा अवरोध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका सक्रियण ऊर्जा पढ़ाया था, याद है। अच्छा, दहली ऊर्जा को इनाट से दिखाते हैं, दहली ऊर्जा को इनाट से दिखाते हैं। एक संक्रियण ऊर्जा था जो कि काम को कंप्लीट करता है, जो आप कह रहे हैं ऊर्जा अवरोध का काम करता है, उसको मेन काम है, उसका नाम है क्या, सक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। लिखवा दिए कि लिखवाने वाले हैं, लिखवाना है, लिखिए तो फट से बोले। संक्रियण ऊर्जा हेडिंग डालिए, लिखिए। ऊर्जा की यह न्यूनतम मात्रा है, ऊर्जा की यह न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले, जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। देखिए बात समझिए, जैसे होता है ना कि भैया मास्टर साहब आइए, नहीं तो हमारा इसमें से 3-4 बच्चे ऐसे हैं कि उनका नाव बीच मझधार में फंसा हुआ है। हाई क्या बता रहा है, ये तो जो पढ़ के आया था, जो मॉनिटर है जो आया वो तो पढ़ा रहा है, जो उनमें तेज हुआ सो तो अपन कंप्लीट करते निकल रहे हैं सब, लेकिन जो कमजोर मानस उनको कौन पार करेगा भैया। इसकी एनर्जी उनको पे अप्लाई ही नहीं हो पा रही है। जब तक आप नहीं आएगा, आपका एनर्जी जब तक उस पर लागू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पता, एकदम पीछे छूटते जा रहे हैं। तो कह रहा है कि जो दहली ऊर्जा से भी जो कम ऊर्जा होती है उन पार्टिकलों के अंदर, कह सकते हैं इसमें कुछ जो है वो दहली ऊर्जा को फॉलो करते हैं, जो अपना काम चालू कर देते हैं। मैं बात तिवारी जी लास्ट बार बोल रहा हूँ। और जो इसमें जो लो हो गया, जो लड़के एकदम बिल्कुल वीक होते हैं, उसको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे तिवारी जी हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या किया, इनको डांट दिया तो इनका माइंड बिल्कुल प्रोसेस में लग गया। हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा तीर सही लग जाए तो पार हो जाए अपने पढ़ाई में। तो जो ये पार हो जाते हैं, मतलब एनर्जी जो इनको डेवलप करता है, जो इनको फोर्स अप्लाई करके इनमें शामिल करता है, अभिक्रिया में शामिल कर देता है, ऊर्जा अवरोध को नष्ट करता है वहाँ के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। उनको सक्रियता प्रदान करती है, सक्रियता में लाती है, मतलब उसको एक्टिव करता है। बात आ रही समझ में। जो बाहर से जो एनर्जी आएगी, जो बैठ गए हैं, जो कि नहीं चलना चाहते हैं, पहले नहीं होता कि जो तेज का वालों से पहले लाइन में लगा लिए, सब पीछे वालों से ताकत तरह, तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन है कि डंडा उठाओ, इनको जल्दी भगाओ, तो पीछे वाले वेट कर रहे हैं। तो जो काम किया उसी को कहा जाएगा संकीर्ण ऊर्जा। जो बाहर ऊर्जा उसको प्रदान की जा रही है, जो बैठे हुए हैं, वो कुछ पार्टिकल होगा ना जो कि काम नहीं कर पाएगा अपने से, उसके लिए जो आप एनर्जी डेवलप करते हैं वही संकीर्ण एनर्जी कहलाती है। और नीचे से लिखिएगा क्या चीज़, अरे यार प्रत्येक चीज़ की, अच्छा चलो बताओ, एक मिनट, व्हाट इज द फुल फॉर्म है EMF? बस यही कह रहे हैं, शांत रहा करो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक नहीं होता है।
ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं शांत रहा करो, जो लिखवाना रहेगा मैं लिखवा देता हूँ। चोट्टा कहेंगे तुम आओ, तुमको अमोड मीनिंग लिखवाते हैं कहियो, और नहीं याद करके सुनाओगे तो दे के थप्पड़। एक काम करना तुम, नहीं एक काम करना, तुम जितना फिजिक्स में वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाया है प्रत्येक हेडिंग का, कल तुम सुनाओ 6 चैप्टर का बेटा, तुम सुनाओ कल, नहीं तो उसके बाद तुमको मुर्गा यही बनाएंगे। 12 में पढ़ते हो तो क्या मुर्गा नहीं बनोगे? मुर्गा स्क्वायर नहीं, मतलब ये रही है सावन चल रहा है तो मुर्गी तो बना सकते हैं ना। चलिए, अच्छा देखिए, एक फार्मूला होता है, देहली ऊर्जा बराबर, सुनो बच्चा, देहली ऊर्जा बराबर, सुनिए, हेलो, देहली ऊर्जा बराबर अणुओं में ऊर्जा, अणुओं में स्वयं की ऊर्जा, ये भी कर सकते हैं, प्लस संक्रियण ऊर्जा। अगर देहली ऊर्जा का मान निकालना है आपको तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। बात आती है क्या निकालना है आपको, ये निकालना है ना। अब हम इसको दिखाते हैं, देखो ठीक, इसको हम देहली ऊर्जा को आपको पता है किससे दिखाते हो, E0 से लिखवाया भी था। E0 बराबर जो अणुओं में जो स्वयं की ऊर्जा होती है उसको E से दिखाएंगे, एनर्जी E से डेवलप किया जाएगा, E सो ऑन करा दिया मैंने, प्लस संकीर्ण ऊर्जा को दिखाते हैं E इंटू स्मॉल a से, ठीक है, E इंटू a। अब क्या होगा कि E0 बराबर, तो ये वाला फार्मूला आ गया, बोलिए क्लियर है। हमें निकालना है क्या, E, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस E, कर लीजिए। तो इसके लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं ना, संकीर्ण ऊर्जा बराबर, संकीर्ण ऊर्जा बराबर क्या होगा भैया, देहली ऊर्जा माइनस क्या, अणुओं की ऊर्जा। कोई दिक्कत, क्लियर है, कौन है क्लियर है ना इतना। तो अगर आपसे पूछता है कि वहाँ पे आपको दे देगा E0 की वैल्यू दे देगा और E की वैल्यू दे देगा, तो पूछ देता है अगर आप उसे E तो आप निकाल लेंगे, E दे देगा, E दे देगा, E0 की वैल्यू पूछेगा तो निकाल लेंगे, क्लियर है ना। इनको शब्दों को आप बिल्कुल कमांड में रहेगा, शब्दों को तैयार रखिएगा, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। सर कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, जाके आप देखिए फार्मूला आपको मिलेगा आपके बुक में, और लगाइए क्वेश्चन फट से घर पे जाके आज कि कैसे क्या पूछा है, तब आके फंसिए तो आके हमसे पूछिए कल, या फिर हमारे पे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, या मैसेज पर्सनल मैसेज भेज दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन फंस रहा है, कल आपको कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, क्या बच्चा, ये अणु की ऊर्जा या अणुओं की स्वयं की ऊर्जा लिख सकते हैं। कौन सा है क्या, अब उसमें एक शब्द आया है ऊर्जा अवरोध, आया है ना, कि जिसको हम जब हम यहाँ संकीर्ण ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं तो उस ऊर्जा अवरोध को जो पार्टिकल्स होते हैं पार करके क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को संपन्न करने में मदद करते हैं, क्लियर है। अब हेडिंग डालिए कि ऊर्जा अवरोध, हेडिंग डालिए ऊर्जा अवरोध, करवा दिए हैं, एनर्जी बैरियर बता दिए ना क्या चीज़ है, क्या होता है ये, कि वो न्यूनतम क्या है, मैंने बोला था कि ऊर्जा अवरोध वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे पार करने के संपन्न होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिर, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए ताप गुणांक, आता भी है पेपर में, ताप गुणांक लिखिए, ताप गुणांक, हीट कोफिशिएंट, हीट कोफिशिएंट
जिसका लगता है कि नहीं यहाँ पे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, एक्चुअल में है आप तो यूपी बोर्ड के, इसलिए जो लगता है इंपॉर्टेंस कि ना इसको बता देना चाहिए उसको हम बता देते हैं खुद, आपको नहीं बोलना पड़ता है। और नहीं होगा उसमें नहीं भी होता है तो मैं खुद रिसर्च करके आपको मतलब जो भी होता है उसकी मीनिंग्स हम आपको क्लियर कराते हैं। क्या मैंने बोला? हिट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, कर लीजिए। लिखिए लिखिए फर्दर, टाइम नहीं, लिखिए। ताप में वृद्धि के, ताप में वृद्धि से, ऐसे लिखिएगा, ताप में वृद्धि से, बोला ना कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ताप में वृद्धि से अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। अच्छा, अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, दर मतलब अभिक्रिया की वेलोसिटी, चाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो 2 सेकंड में कर रहा है वो 1 सेकंड में हो जाएगा। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तब। लिखिएगा नीचे से, खड़ी पाई करके नीचे से लिखिए। अच्छा, कैसे बढ़ती है वो बता रहा है। लिखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस, नीचे से लिखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से, 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से, ताप में वृद्धि से अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है कि जो अभिक्रिया, मान लीजिए सपोज दैट कि एक व्यक्ति है, उसका जो वेग है, जो विस्थापन करने की जो दर था वो क्या था, तो हम कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और आप उसमें कुछ ऐसा, उसकी मशीन, जो मशीन है, जो उसका इंजन है, उसको वेरीफाई आप कर दीजिए, थोड़ा सा आप उसमें चेंजिंग कर देते हैं, उसके बाइक का सीसी बढ़ा देते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कि आप टेम्परेचर आप वही, जैसे कि 20 से सीधे हो गया 10, मतलब कह रहा है 2 या 3 गुना बढ़ जाती है। तो ये 2 या 3 गुना कहने का मतलब क्या है? 2 या 3 गुना कहने का मतलब है कि जो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रहा था, वो अब सीधे कितना, या तो 30 या तो 40 चलेगा, सॉरी या तो 40 या तो 60 चलेगा। वैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे समय लेता होगा और इतना ये सब इसके पार्टिकल विस्थापित होते होंगे, वो क्या हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका जो वेग होता है, जो विस्थापन करने की अभिक्रिया जो होती है, मैंने तो बताया इलेक्ट्रॉन वगैरह ना फिजिक्स में, याद करिए, अनुगमन वेग वगैरह बताया है। समय श्रांति काल घट जाती है तो अनुगमन वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रत्येक चीज़ वही है और कुछ अलग नहीं है केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। देखिए, लिखिए नीचे से, नीचे से खड़ी पाई करके, ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ दर स्थिरांक, ताप में वृद्धि के साथ दर स्थिरांक के, कैपिटल के, बढ़ जाता है, या कैपिटल के में वृद्धि होती है, ये भी आप लिख सकते हैं, या बढ़ जाता है या वृद्धि होता है। नीचे से लिखिएगा, किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस अंतर पर, 10 डिग्री सेल्सियस अंतर पर स्थिरांकों का अनुपात, स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। अच्छा, स्थिरांक मतलब क्या? समय दर को दिखाता है। समझ रहे हैं बात को ना? कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी उसमें समय ही तो कांस्टेंट होगा ना, कि जो निश्चित होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो कह सकता है कि ताप गुणांक बराबर क्या होगा? ताप गुणांक। अच्छा, आपने बोला स्थिरांक को कैसे दिखाया आपने? स्थिरांक जो है वो टी को संबोधित कर रहा है, समय को, तो हम कह सकते हैं क्या? KT। अच्छा, अंतर कितना हो रहा है? समय क्या था? T बराबर 1
अब प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस, मतलब हम कह सकते हैं स्थिरांक मतलब टेम्परेचर भी बता सकते हो, ताप का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में तापमान मतलब कि उसके समय वृद्धि को बता सकता है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को बता सकता है। 10 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री कितना बढ़ा रहे हैं, तो कह रहा है कि हम कितना बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर में, कोई आया है? अच्छा बस 1 मिनट से। तो कह रहा है कि ताप गुणांक मतलब KT प्लस क्या हो गया 10, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो यहाँ पे स्थिरांक टेम्परेचर को भी संबोधित कर रहा है, तो कह रहे हैं कि इसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया मैंने। अब बोल रहा है कि आप पहले कितना था, KT था, सामान्य अवस्था में KT था, अब कह रहा है कि बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा, 10 डिग्री सेल्सियस, और इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। अच्छा बढ़ाया कितना कि 10 डिग्री सेल्सियस, कितना 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना हो रहा है, 2 से 3 गुना। बोलो कोई दिक्कत? ये बेटा ये समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओ क्योंकि कल के लिए नहीं समझ पाओगे। जब कल के लिए अगर कॉपी रेगुलर नहीं खोलते हो, अचानक तुम्हारा नज़र पड़ जाता है अरे यार थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं तो ना समझ में आएगा उस टाइम। इसलिए जो लाइंस मैंने लिखवाया है उसको समझ के करिएगा। ताप मतलब स्थिरांक मतलब के, और ताप स्थिरांक मतलब कि KT हो जाएगा, और वो उसी को ये क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। कितना T में बढ़ा है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, पहले था KT। अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो उसका अभिक्रिया का दर है कितना बढ़ रहा है, 2 से 3 गुना, और यही हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर? कर जाइए, नीचे से लिख लीजिए। चलिए अब कल के क्लास में मिलेंगे, और 1-2 दिन की और क्लास है, दोनों का चैप्टर फाइनल हो जाएगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक।